हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। यस, तो तैयारी तो चलती रहती है, क्लासेस हम लोग कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करना है। जैसे कि क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करना है एज अ नीट एस्पिरेंट, है ना। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं अपने जर्नी के दौरान जिसको हम ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। और जो कहीं ना कहीं हमारे ना सिलेक्शन के या फिर कम रैंक के कम स्कोर का कारण बनता है। तो आज मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बस यही बताने वाला हूँ कि वो सारे मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करेंगे जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो नीट 2023 के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप 2024 के लिए कर रहे हो। यस, तो एक गुजारिश है कि इसको जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप एक छोटू सा नोटबुक लेके बैठो और जो पॉइंट्स मैं बताऊं, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सुनते हैं किसी चीज को तो वो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से जैसे वीडियो खत्म होगा निकल जाएगा, है ना। बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको नोटबुक में नोट करके रखें कि अगर ये चीजें जब आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके जर्नी में आता है तो इससे आप बचें, है ना। ये सतर्क रहें इससे, ठीक है। तो कौन कौन से वो ऐसे मिस्टेक्स हैं। सबसे पहला जो मुझे देखने को मिला कि हम बहुत सारे बुक्स के पीछे भागते हैं, है ना। मतलब सिंपल सा है, किसी भी आप टॉपर से बात कर लो, जिन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, किसी से भी अगर आप बात करते हैं तो सबसे सिंपल आपके पास पता है कि भाई सब यही कहते हैं एनसीईआरटी फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और जो जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसके कोचिंग के नोट्स आप रिवाइज करो, उनका मटेरियल सॉल्व करो। इतना अगर आप करेंगे तो सफिशिएंट है। बट स्टिल नहीं, हमें तो क्या चाहिए कि किसी ने कह दिया अरे ये वाला किताब कर ले, अरे ये वाला किताब कर ले, इसमें से ये क्वेश्चन आया था, उसमें से ये क्वेश्चन आया था, और इसी के दौरान लोगों की सुन सुन करके हम अपने घर में एक बढ़िया लाइब्रेरी बना लेते हैं। और देखो, आप पढ़ तो लोगे, लेकिन क्या आप खुद से पूछो कि जब एग्जाम आएगा, जब एग्जाम के समय का 15-20 दिन बचेगा, क्या वो सारी किताबें जो आपने एक बार कभी सॉल्व कर लिया हो आपके 1 साल या 2 साल के जर्नी में, क्या आप उसे कभी रिवाइज कर पाओगे? तो आपका आंसर 100% क्या होने वाला है? नो, वो आप कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्यों पढ़े जब उसको हम रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे? तो फिर वो एक्स्ट्रा करने का क्या फायदा है? क्योंकि एट द एंड वो हमारे लिए क्या है, जीरो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। किस पे फोकस करना है? एक तो आपको अपने एनसीईआरटी पे फोकस करना है, नोट्स जो आपके हैं उस पे फोकस करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं आपने। एनसीईआरटी नोट्स पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, और जो भी किसी भी जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग का जो मटेरियल है वो आप सॉल्व कर लीजिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं उनको एकदम बढ़िया तरीके से होता है ना कि बस यही है जो है, उनको आप फॉलो कीजिए। समझ रहे हो? तो मेन फोकस जो होना चाहिए, मेन फोकस किस पर होना चाहिए? मेन फोकस आपका एनसीईआरटी पर होना चाहिए। मैंने लिख दिया है, यू हैव टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कोचिंग के मटेरियल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट इज सफिशिएंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया जिस सबके मन में है। देखो, और ये सारी चीजें पता है एज अ एस्पिरेंट आप सब लोगों को पता है, कहीं ना कहीं आपने सुना है कि भाई बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी, लेकिन बच्चे हैं, है ना, हैं तो उस उम्र की कच्ची उम्र कहते हैं उसको, एज में है जहां पर हमें समझ नहीं आता है। कोई ये कह देता है कि यार ये वाला सवाल कर ले, ये वाला किताब कर ले, तो हम बह जाते हैं। बट अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाओ, दूसरों को ना कहना सीखो, लर्न टू से नो, है ना, कि कोई बात नहीं, आपसे सुन लिया हमने कि ये किताब करना है, बट एट द एंड मेरे को पता है कि मेरे को बस इस पर ही फोकस करना है। ठीक बात है। चलो, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, और मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें, एक तो मैं इसका कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मुझे पता है सबके अंदर है कि यार हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट होता क्या है कि इतना ज्यादा कुछ होता है एक दिन में करने के लिए। वी हैव 24 आवर्स ओनली, है ना, उसी में हमें सोना है, खाना है, अपने दिनचर्या के सारे जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ करना है, खेलना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, मतलब सब कुछ जो भी है ये सब कुछ इसी में करना है। तो ऐसा नहीं है आप नहीं करना चाहते हो, आप करना चाहते हो बट टाइम नहीं मिलता है। बट आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है। देखो, नहीं मिल रहा है
तो इसका मतलब निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मार्क्स पूछा जाएगा, एट द एंड सेलेक्ट हुए कि नहीं ये पूछा जाएगा। कभी भी एफर्ट्स कोई नहीं पूछेगा, जो अगल बगल वाले एफर्ट्स के बेसिस पे आपको पता है एडमिशन नहीं मिलने वाला है। नीट हो, जेई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कभी भी एफर्ट्स के बेसिस पे तो नहीं मिलेगा एडमिशन। किस पे मिलेगा? मार्क्स पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? नंबर कितने लेकर के आए हो, सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो, इस पे मिलेगा। और उसके लिए क्या करना जरूरी है? क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या करना? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिर से आप अलग अलग किताबें मत कीजिए, जो आपको यहां पे बताया एनसीईआरटी, नोट्स, पीवाईक्यू, कोचिंग मटेरियल, बस यही, दिस इज मोर देन सफिशिएंट है। आप इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थियरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का उतना सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, फिर लगता है शायद ये चैप्टर मेरा उतना अच्छा तैयार नहीं हुआ है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना भी आप पढ़ें उसका एक टाइम बांट लीजिए कि अगर मेरे को 3 घंटे पढ़ना है तो मैं 1 से 1.5 घंटा थियरी रिवाइज करूंगा और 1.5 घंटा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो यही है कि सिर्फ थियरी पढ़ना काफी नहीं है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। ठीक बात है। और क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है? एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कोई भी किताब ले लीजिए, फिर आपके पास नोट्स हैं, जहां भी कोचिंग में कर रहे हो वहां मटेरियल मिलेगा ही, वो सॉल्व कीजिए, है ना। और चैनल पे हम लोग डीपीपी वगैरह देते रहते हैं, टेलीग्राम पर, आप उसको सॉल्व कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, 100%। कम पढ़ो लेकिन उसे बार बार पढ़ो, कम इन द सेंस जो सिलेबस है उतना पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, उस सब पर्टिकुलर टॉपिक में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में खास तौर से 2 ही चीज देखी जाती है, टाइम और एक्यूरेसी। 2 ही चीज है एंट्रेंस में, आपको 2 ही चीज देखी जाती है। क्या? टाइम एंड एक्यूरेसी, 2 ही चीज है। और इसी दोनों चीज जिसने भी इसको सही कर लिया 100% सिलेक्शन मान लो आप। ठीक है, चलो तीसरा एक डरावनी बात भी है ना, स्ट्रेसिंग मोर देन एक्चुअली वर्किंग। वो कहते हैं ना, सोचते रहते हैं नाखून सारे खत्म हो जाते हैं, ये कि किया है कुछ नहीं, करना है। आज हमने सोच के बैठे कि 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन तो दूर की बात, 3 क्वेश्चन करने के बाद सोचे मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। वो क्वेश्चंस अपने आप आते हैं, और वो क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चंस आता है मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, यार कैसे हो पाएगा, इतने नंबर कैसे आ पाएंगे, समय तो बहुत कम है। ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड चलने लग जाती है जब हम क्वेश्चन करते हैं। और ये तब होता है, मैं हर पार्ट, मुझे पता है ये सब कुछ होता था, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करता था मेरे साथ भी होता था। मैं बच्चों के साथ पिछले 8 साल से जो बिताए हैं, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करता हूं। होता क्या है कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं और कोई चीज समझ आता है तो हम ओवरबर्डन कर लेते हैं खुद को। आज घर जाके भाई तो पूरा एक्सरसाइज 1 कर देगा। अब एक्सरसाइज 1 में 50 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, आज भाई पूरा कर देगा भाई, या दीदी आज पूरा कर देगी। तो भाई दीदी सिर्फ वही नहीं करना है ना, आपने मान लीजिए ये चीज आपने केमिस्ट्री में सोची है, तो यही बायो में भी करना पड़ेगा, यही आपको फिजिक्स में भी करना पड़ेगा, सिर्फ उससे तो काम चलेगा नहीं। तो आप क्या कर लेते हो, अब वो करने बैठ गए, यही करने में आपके जो मान लीजिए 6 घंटे आपने सोचे थे सेल्फ स्टडी के, उसमें से 4 घंटे या 3 घंटे निकल गए, 5 घंटे निकल गए, अब नाखून ये मेरा नहीं होगा, बाकी तो कुछ कर नहीं पाए, और इस चक्कर में वो भी पूरा नहीं कर पाया। तो डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। चाहे चीजें कितनी भी समझ आ गई आपको, आप एक स्पेसिफिक टाइम बना लीजिए, फिक्स टाइम बना लीजिए कि भैया मेरे को अगर 2 आवर्स मैंने फिजिक्स को देना है, तो इसमें 1 आवर या 30 मिनट डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी थियरी कितनी है, और 1 आवर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मतलब ये फिक्स है कि 2 घंटे से मैं 10 मिनट भी ज्यादा नहीं करने वाला हूं फिजिक्स को, नहीं तो मेरा केमिस्ट्री हैम्पर होगा। 2 घंटे से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं करने वाला हूं, नहीं तो मेरा बायो हैम्पर होगा। और सिलेक्शन के लिए, अच्छे रैंक के लिए बेटा, तीनों सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको तीनों सब्जेक्ट पे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? समझे? बहुत बढ़िया। तो डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, क्या नहीं करना है और क्या बच्चे गलतियां करते हैं? रिवीजन नहीं करते हैं। पढ़े जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, उसके बाद फिर आगे बढ़े हाइड्रोजन एस ब्लॉक, मान लीजिए इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ये पढ़ते चले गए, पीरियोडिक टेबल रिवाइज ही नहीं किया, केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज ही नहीं किया। तो बेटा केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स अगर आप रिविजन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो एक बार में थोड़ी चीजें याद रही। भाई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो नहीं रखना है आपको। ये
अगर आप 1 साल में है ड्रॉप है तो 1 साल के लिए आपको अपने पास रखना है। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो 2 साल तक आपको रिटेन करके रखना है। और किसी भी चीज़ को यार अगर आप मैक्सिमम टाइम नहीं रिवाइज करोगे तो वो रिटेन नहीं रहेगा, वो याद नहीं रहेगा, तो एट द एंड वो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। मान लीजिए आपने पूरा चैप्टर लगाया, 6-7 घंटे लगा करके तैयार कर लिया और उसके बाद आपने उसको कभी देखा ही नहीं, 6 महीने बाद वो क्या है, उसको फिर से वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, वो ऐसा ही नया लगेगा। जो ऐसी बात हो गई कि किसी से आप मिले थे साल भर पहले, उसके बाद उससे बात ही नहीं हुई, तो कहीं रास्ते में गुजर रहे हैं आप, तो आप ऐसे देखते हैं ना, कभी कभी ये फील आती है, देखा देखा सा चेहरा लग रहा है पर याद नहीं आ रहा है। तो वही हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल नोट्स पलट रहा हूं या पलट रही हूं तो देखा देखा तो लग रहा है, पर इसके अंदर लिखा क्या है वो याद नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्या है वो याद नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे दोबारा रिवाइज नहीं किया, आपने उससे दोबारा बात ही नहीं करी। समझ रहे हो? तो आपको याद रखना है कि आपको समय तो देना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को। तो मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे पढ़ाई हो या रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, समय इंपॉर्टेंट है। आप समय दोगे तो फिर वो आपके पास रहेगा, आप समय नहीं दोगे तो बेटा 18-19 लाख लोग और भी हैं जो समय देने के लिए तैयार हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो समय देगा उसके पास केमिस्ट्री चली जाएगी, बायो चली जाएगी, फिजिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट, बी इट एनी सब्जेक्ट, है ना। अगर आप समय नहीं दोगे तो इस बात को समझिए, ये बात अपने मन में उतारिए कि सिर्फ आप नहीं है केमिस्ट्री के पीछे, आपके साथ साथ 19 लाख लोग और भी हैं, और शायद अभी अगली बार 20 हो जाए, 20 लाख लोग और भी हैं जो समय देने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली है ना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप समय नहीं देंगे तो कौन देगा? आप अगर समय नहीं दोगे तो 19 लाख लोग में से जो देगा उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास केमिस्ट्री पहुंचेगी, उसके पास रहेगा, उसका सब्जेक्ट मजबूत रहेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करोगे तो आपके पास रिटेन रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, बहुत गहरी बात बताई है मैंने आपको। समय देना बहुत जरूरी है, ठीक। इस तरह की प्रजाति के लोग कम होते हैं हालांकि, लेकिन होते हैं जो पीवाईक्यू इग्नोर करते हैं, मॉक टेस्ट इग्नोर करते हैं। तो चलो पीवाईक्यू तो बहुत कम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। पीवाईक्यू तो चलो फिर भी लोग पीवाईक्यू से ही सॉल्व करते हैं, यार पीवाईक्यू कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें बच्चे, किसी भी चैप्टर को, बी इट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ें तो आप सबसे पहले जब आप रिवीजन कर चुके हो, पढ़ चुके हो, तो उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको क्या फायदा होगा? आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आपको बेटा आइडिया लगेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आइडिया लगेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल गया, सिलेबस आपके सामने है, तो आप उस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत करो ताकि वो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और एक बार 2 या 3 चैप्टर हो जाए तो उसके बाद तीनों सब्जेक्ट में अगर मान लो 2-2 चैप्टर हो गया तो उसका पार्ट वाइज मॉक टेस्ट आता है। बहुत सारी किताबें ऐसी है जिसमें आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप मॉक टेस्ट दो। और नहीं भी मिलता है तो यार मटेरियल ही उठाओ ना, पीवाईक्यू ही उठाओ, उसमें से टिक करना शुरू कर दो। पिछले 10 साल में इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, उसको टिक कर लिया कि भाई आज मैं बैठ करके 1 घंटे में ये 10 सवाल यानी 30 सवाल मैं करूंगा 1 घंटे में। ये चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा है मैंने, मान लो तीनों सब्जेक्ट में, तो मैंने 10 एक चैप्टर, 10 दूसरा चैप्टर, 10 तीसरा चैप्टर, ये तीनों मिला करके मेरे पास 30 क्वेश्चन हो गए। मैंने अपने आप को समय दे दिया, टाइमर रख दिया, क्लॉक लगा दिया कि भैया ऐसा है 1 घंटे में सॉल्व करना है। फिर अपने आप को मार्क्स दे दो, हर सही सवाल पे 4 नंबर, गलत पे 1 नंबर काट लेना। क्लियर है? तो ये करना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, ये मानिए। दिस इज द रियलिटी। रियलिटी से भागो मत। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर बेटा ये आज से या कल से शुरू कर दो ये करना। क्योंकि मत मान के चलो कि सिर्फ तुम ही इस लड़ाई को लड़ रहे हो, 19 लाख लोग और भी लड़ रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा खून पसीना बहाएगा वो उतना आगे निकल जाएगा। रियलिटी है, सच है, थोड़ा सा लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन मानना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? अगर पहुंचना है, अगर करना है, वो सपना देखा है कि डॉक्टर बनना है, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। इससे बच के कोई ऐसा कि किस्मत से हो जाए नहीं। सफलता जो है वो हार्डवर्क तो डिमांड करेगी। जो हार्डवर्क करेगा उसको सफलता मिलेगी। हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। क्लियर है? तो प्लीज आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये
अगला पॉइंट जो है ये बहुत ही कॉमन है। क्या होता है जब कभी भी हम पढ़ते हैं, सपोज करो, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम समझ आती है ना, ऐसा लगता है कि इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें वो छोड़ देते हैं और सोचते हैं क्या कि इसको लास्ट में भाई करेगा। भाई बाकी पूरा चैप्टर तो हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं हुआ, तो भाई इसको लास्ट में करेगा, और वो लास्ट कभी नहीं आता है, क्योंकि जब आप दूसरी बार, भाई जब पहली बार में ही समझ नहीं आया तो दूसरी बार रिविजन में तो कम ही समय दोगे ना। सच्चाई समझते नहीं है हम लोग। भाई पहली बार अगर मैंने 6 घंटे दिया है पीरियोडिक टेबल को, तो डेफिनेटली है, ये निश्चित है कि मैं नेक्स्ट टाइम 4 घंटे देने वाला हूं उसको, बिकॉज नाउ आई एम जस्ट डूइंग द रिविजन। अब मैं वो टॉपिक नहीं कर पाया, अगेन छूट गया, फिर नेक्स्ट रिविजन में भी छूट जाएगा, नेक्स्ट रिविजन में भी छूट जाएगा, और वो लास्ट में पाइल अप हो गया, वो स्ट्रेस बढ़ाएगा कि यार ये तो हुआ ही नहीं, पता लगा क्वेश्चन इसी से ना आ जाए। जैसे आप 8th 9th में भी फील करते थे कि जो हार्ड टॉपिक छोड़ के जाते थे क्वेश्चन पेपर में वही होता था, तो बेटा ये डर तब लगता था, लेकिन पता नहीं अब ये क्यों नहीं लगता है आपको 11th 12th में। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि ये हार्ड डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको अवॉइड कर रहे हैं, है ना। तो ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट को अवॉइड कीजिए, ना डिफिकल्ट टॉपिक को अवॉइड कीजिए, समझ रहे हो। तो इसका एक प्लानर बना लो कि ठीक है, होता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आ रहा है, तो उसको गोल बना करके रख लो, लेकिन अपने आप से प्रॉमिस करो कि विद इन 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज, चाहे मैं टीचर के पास जाऊं, किसी से भी पूछूं, दोस्त से पूछूं, शर्माना नहीं पूछने में, जिसने की ये शर्म उसके फूटे करम। तो जाइए, पूछिए, जो कर सकते हो कीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आज नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, मैं 3 दिन में इस टॉपिक को अपना करके छोड़ूंगा, तभी हो पाएगा। कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड, कमिटमेंट इज मस्ट, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर है। सब्जेक्ट की रही बात, तो जैसे फिजिक्स से घबराते हैं हम लोग, केमिस्ट्री से भी कुछ लोग घबराते हैं, बायो आप लोग अच्छी लगती है ना। कुछ लोग ऐसे बायो से भी घबराते हैं, मैंने देखा भी है। आई थिंक अगर 2019 बैच का एक स्टूडेंट था मेरा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री उसके पूरे आते थे, बायो से घबराता था। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने बना रखा है कि बायो आसान है, बायो आसान कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन क्या कितना पढ़ रहा है उसको। सारी चीज़ें आसान है, अच्छे से पढ़ोगे तो 100% आपका स्कोर आएगा, है ना। तो बेटा ना तो सब्जेक्ट को अवॉइड करना है, ना टॉपिक को अवॉइड करना है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आपने सपना देखा है अच्छा रैंक का, अगर आपने सपना देखा है अच्छे कॉलेज का, तो ठीक है। हाँ जी, अब यही चीज है, अगर आप वही वाली बात हो गई। ये जो अगला पॉइंट है को रिलेटेड है, नॉट क्लियरिंग डाउट्स ऑन टाइम। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, शर्म करते हैं, शर्मा जाते हैं हम लोग कि यार लोग क्या कहेंगे। तो बेटा जी एक हमेशा याद रखना, बस रील्स में ही नहीं देखो ये सारी चीजें कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो ये बस इसको अप्लाई भी करो, कहने तो यार लोग, वही जो लोग आज कह रहे हैं ना कि अरे क्या डाउट पूछ रहा है, वही जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे वही बोलेंगे अरे ये तो मुझे पता है, ये डाउट पूछता था इसलिए सेलेक्ट हो गया, मैंने देखा है ये तो बहुत डाउट पूछता था। आज जो तुम पर हंस रहे हैं, वो एक कहावत भी है कि जिस पर लोग हंसे हैं उन्होंने ही इतिहास रचे हैं। तो मत टेंशन लो, भूल जाओ यार कि कोई है, कोई देख रहा है, और कोई क्या ही कर लेगा, मारेगा थोड़ी तुम्हें, अरे तुमने क्या डाउट पूछा, तड़ातड़ दे दिया तुझे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आपने पैसा दे रखा है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं अपना डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि आज वो डाउट छोटा सा है, जैसे जैसे नजदीक आएगा एग्जाम वो बड़ा होता चला जाएगा, और फिर उसके बाद तकलीफ देगी, है ना। छोटा जख्म फिर भी सहा जाता है, जब वो बड़ा घाव बन जाता है तो फिर उसका इलाज पता है, फिर ऑपरेट करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस बात को समझिए, और मुझे पता है तुम लोग इतने समझदार हो, सब कुछ समझते हो, बट दिक्कत पता है क्या है कि जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उतनी देर आप एकदम फीलिंग में हो कि अरे नहीं बात तो सही बोल रहे हो, ये तो मेरे से रिलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो, जैसे ही गायब होऊंगा, वीडियो आप बंद करोगे, आप फिर वही अरे अभी सो लेते हैं कल से पढ़ेंगे, आज सो लेते हैं कल से डाउट पूछेंगे। तो यही जिसने उस टाइम को, जैसे वीडियो देखा आपने, थोड़ा मोटिवेट हुए, आपने उसी टाइम को अगर पकड़ लिया कि नहीं यार ये गलत है तो गलत है, ये करना है, ये मैं अभी गलती कर रहा था, इसीलिए मैं नोटबुक के लिए बोला था कि ये जो आपको रिलेट कर रहा है, जो आप गलतियां कर रहे हो उसको मार्क करो, अंडरलाइन करो कि आज तक कर रहा था, कोई बात नहीं, कल से नहीं करेंगे। और जिसने ये बना लिया, जिसने ये सोच लिया, जिसने ये समझ लिया, कहते हैं जिसने अपनी गलती मान ली, समझ लो उसकी जीत वहीं से शुरू हो गई। लोग मानने को तैयार नहीं होते। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो मानो, और गलती नहीं है यार, गलतियां करना बुरा थोड़ी है,
गलतियां दोहराना बुरा है, गलती करना इज गुड। रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक इज बैड, है ना, वो गलत है। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। गलती करो हर बार, नई गलती करो यार। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि आप पूरे दिन जो पढ़ रहे हो अगले दिन तक उसका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। नो मैटर वो कैसे क्लियर होता है, वो ये आप पे है। क्लियर है? यही बात है। अगला रिलेट किया, नॉट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। हम पेपर दे करके आए सपोज करो, और मैं आपसे गारंटी देता हूं, कमेंट बॉक्स में आप बताना कितने लोग हैं, मैं लिटरली मैं कहता हूं कि आप अभी कमेंट बॉक्स में जैसे वीडियो खत्म होगा कमेंट बॉक्स में बताना, अभी भी कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप बताना मेरे को कितने लोग ऐसे हैं कि कोई भी पेपर देने के बाद घर आकर के एनालाइज करते हैं उस पेपर को। मैं गारंटी देता हूं बहुत कम, 5% भी अगर मैं बोल रहा हूं ना तो शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। कि अगर मेरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मेरा मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, कोई मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट का, और ये गलत हुआ है। केमिस्ट्री में दूसरा इनऑर्गेनिक में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन गलत हुआ है, तो घर आकर के आप एनालाइज करते हो क्या कि मेरा एलआर के क्वेश्चन को ज्यादा करना है? आप नहीं करते हो। कि मैं इधर हमेशा मैं बता देता हूं क्या तरीका है। बेटा आपसे जो गलती हुई पेपर में 30 मिनट्स दे दो आप, मैं कहता हूं बाकियों से बहुत ऊपर चला जाओ। एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं, सब लोगों को पता हो क्रिकेट, सब लोग है ना। मैं बैट्समैन हूं, मान लो मेरे को बॉल आया और मैं आउट हो रहा हूं, मान लो डायरेक्टली मैं जब मेरे को बाउंसर आ रहा है मैं हुक कर रहा हूं और मैं आउट हो जा रहा हूं। ठीक है, मैं हर बार 3 बार हो चुका, 4 बार हो चुका, बट मैं हर बार जा रहा हूं और वैसे ही हुक कर रहा हूं, वैसे ही हुक कर रहा हूं और आउट हो जा रहा हूं। तो क्या होगा? क्या मैं कभी अच्छा बैट्समैन बन पाऊंगा? नहीं। लेकिन अगर मैं एक बार आउट हो गया बाउंसर पे, मैं घर गया एनालाइज किया, मैंने देखा वीडियो में कि यार मैं कैसे आउट हुआ था, तो बाउंसर पे हुक करने के चक्कर में आउट हो गया। तो अगली बार से मैं किस पर ज्यादा प्रैक्टिस करूं? भाई मैं बढ़िया आ रहा है आउट स्विंगर, बढ़िया मैं खेल रहा हूं, ड्राइव लगा रहा हूं, बढ़िया खेल रहा हूं, स्ट्रेट के सब जगह बढ़िया खेल रहा हूं, लेकिन बाउंसर पे मेरे को दिक्कत होती है। तो जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि मेरे को बाउंसर पे दिक्कत हो, तब तक मैं सुधारूंगा नहीं। तो इसीलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब जिसने पता चल गया कि मेरे को बाउंसर पे दिक्कत होती है, तो मैं बढ़िया कोच से बात करूंगा कि यार मेरे को बताओ, जो अच्छा खेलता हो बाउंसर उससे बात करूंगा मैं कि यार तुम बताओ जरा कि इसको कैसे खेलूं, क्या करूं, डक करूं, मारना ही है तो बताओ मेरे को, शॉट बताओ, कैसे मारना है, टेक्निक बताओ, तब सही होगा ना। कि बाकी तुम सही खेल रहे हो, एक चीज में गलती कर रहे हो। वही सेम चीज है कि भाई पूरा मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही है, तुम एलआर में गलती कर रहे हो, तो तुम पूरा मोल कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज थोड़ी करोगे यार। तुम एलआर पे ज्यादा फोकस करो, तुम्हारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म, तुम एकदम मोल कॉन्सेप्ट के बादशाह हो गए। तुम्हारा ये गलती हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो तुम पूरा पीरियोडिक टेबल पे उतना ही थोड़ी टाइम दोगे यार। तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़िया टाइम दे दो, क्योंकि बाकी तो सही कर रहे हो। यही नहीं समझते हैं। ये समय भी बचाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अभी तक नहीं कर रहे थे एनालिसिस, एनालाइज करना शुरू करो। हर पेपर के बाद एक आदत बना लो कि ठीक है 3 घंटे का पेपर था, 30 मिनट मैं दूंगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस को एनालाइज करूंगा कि इसमें कौन से टॉपिक से मेरी गलतियां सबसे ज्यादा है, उस टॉपिक को उसी दिन पढ़ेंगे। बस हम क्या करते हैं, हम देखो ये भी करना चाहिए, घर आके फिर से वो सारा पेपर सॉल्व किया। क्यों सॉल्व करना है सारा पेपर? तुमने एक बार 3 घंटे दे दिया है ना, सॉल्व कर लिया है, तुम्हें पता चल गया है कि ये क्वेश्चन नहीं हुए है मेरे से, है ना। तो उसको पहले लिखो। हम क्या करते हैं, 3 नंबर नहीं हुआ, घर आके बस उसको सॉल्व क्या करते हैं, किताब उठाया, पलटा, नोट्स देखा, अच्छा ऐसे होना था, बस कर लिया, खुद को फीलिंग गुड दिया, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया मैंने घर आके। इससे किसका फायदा हुआ? किसी का नहीं। इसको कहते हैं खुद को बनाया हमने, खुश रखने के लिए खुद का बना लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप घर आओ, आपने देखा कि मैं मोल कॉन्सेप्ट और मान लीजिए पीरियोडिक टेबल का था, तो मेरे को एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को 2 टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं इस पूरे टॉपिक को पहले पढ़ूंगा, नोट्स रिवाइज करूंगा और फिर वापस इस क्वेश्चन पेपर पे आऊंगा। और उस समय नहीं, उस समय आके बस लिख लिया कि एलआर और ये में दिक्कत है, लिमिटिंग रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दिक्कत है, उसके बाद खाना पीना खाया, सोए आराम से, उठे, उसके बाद बस यही 2 टॉपिक रिवाइज किया। देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा और देखो तुम्हारा सिलेक्शन फिर कैसे नहीं होता। तरीका, हार्ड स्टडी ठीक है, आप रेगुलरली मेहनत करो, स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, जहां पर टाइम और एक्यूरेसी मायने रखती है।
है ना। तो जो जितना ज़्यादा स्मार्टली स्टडी करेगा, अपने टाइम को बचाएगा, वो उतना आगे चला जाएगा। ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शंस पे तो क्या ही बोलना है, सबको पता है कि गलत है, लेकिन ठीक है मिनिमम करो। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा हटा दो, दिन दुनिया से कट जाओ, ये है वो है। जो लोग कट सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जो जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, जिनके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि अगर मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊं, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊं तो यार मेरा हाथ पैर फूलने लग जाता है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो गिव इट अ टाइम कि भाई हाफ एन आवर अ डे और 1 आवर अ डे जहाँ पे आप ये कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, रील्स देख सकते हो, है ना, अपना व्हाट्सएप चला सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, बट अ लिमिटेड टाइम, हाफ एन आवर, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। पता लगा पढ़ रहे हैं 1 घंटा और 1 घंटा ही ये कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। मिनिमम कर लीजिए। देखिए अगर आप पूरा खत्म कर सकते हैं तो दैट इज बेस्ट, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप इसको कोशिश कीजिए कि जितना कम कर सकें उतना आपको बेहतर। देखो मैं ये उस टाइप का नहीं हूँ कि आपको बोल दूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म करो बेटा, बिल्कुल एकदम आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, ये नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेक इट मिनिमम, मेक इट अ हैबिट कि पहले 1 घंटे से करो, फिर 40 मिनट पे ले आओ, 45 मिनट पे आओ, समय के साथ ही अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है जिसको कहते हैं अति। अगला पॉइंट जो है दैट इज अति। वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति बहुत गलत है। अब मान लीजिए कि हम सोना है, तो मेरे को पता है कि भाई 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड, और मेरे को अपना पता होता है। जैसे मेरे को पता है कि अगर मैं 6 घंटे 7 घंटे नहीं सोऊंगा तो मेरा अगले दिन कम एनर्जी में रहूंगा, तो मैं उस लेवल पर नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे को समझना पड़ेगा, हर की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। कोई 5 घंटे में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, 5 घंटे सो के ही, 5 घंटे से कम तो खैर सोना ही नहीं चाहिए। कोई 6 घंटा सो करके भी नहीं एक्टिव होता है। कोई अभी ऐसा नहीं कि सर मैं तो जब तक 12 घंटा सोऊं नहीं तो एक्टिविटी नहीं आती है मेरी, एक्टिवनेस नहीं आती है मेरी। तो इसका ध्यान रखिए कि ना तो ऐसा कभी नहीं कि आप सोचे कि भाई 3-3 घंटे ही सोऊंगा। कितने दिन सोओगे? 10 दिन सो सकते हो 3-3 घंटे, 11वें दिन वही होगा, बीमार पड़ोगे और पूरा फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन बीमार रहे, सारा कुछ खत्म। तो एक इंटरमीडिएट निकाल लो कि 6 घंटे सोना है, 6 आवर्स निकाल दो, उसके बाद बाकी जो घंटे हैं उसमें मेरे को पढ़ाई करना है, अपना रूटीन उस हिसाब से सेट करो। तो ना तो बहुत ज़्यादा सोइए ना तो बहुत कम सोइए, क्योंकि दोनों ही हानिकारक है। तो कहते हैं मैंने मिनिमम 7 आवर लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है 6 to 7 आवर सफिशिएंट है। इतना अगर आप सोते हैं तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसको अगर आपने फॉलो किया अपने अभी से के जितनी भी दिन की जर्नी बची है आपके नीट एग्जामिनेशन में, चाहे आप 2023 में हो चाहे आप 2024 में हो, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। कुछ नहीं, और ऐसे सिर्फ जिन्होंने सुना होगा बस इसको कि चलो सुन लेते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देंगे, तो यहाँ पे फिर तकलीफ होगी। अगर आपने एक प्रॉपर नोट्स बना लिया है कि इस 10 पॉइंट में से मैं कितनी गलतियाँ करता था या करती थी, वो अब कल से नहीं करूँगी। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। एक बार अपने ऊपर जिसने काम कर लिया 100% उसका सिलेक्शन होगा, 100% उसमें इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलो तो अच्छे बच्चे हो आप लोग, मुझे पता है आप लोग करोगे। तो बस एक चीज़ और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे अनअकैडमी का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है, आपको पता ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि 2 फायदे हैं। एक तो आप अच्छा स्कोर करो तो आपको फी में रिलैक्सेशन मिल जाता है ना, अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है। और दूसरा, आप स्पेशल रैंकर ग्रुप में इनरोल हो सकते हो। जैसे मान लीजिए आप ऑल इंडिया लेवल पे आपने टेस्ट दिया और आपको वहाँ पर मान लीजिए ऊपर से आप 30 या 40 बच्चे में आ गए, तो उनका एक ग्रुप बनेगा। अब सेम ग्रुप वाले जब एक साथ मेहनत करेंगे तो आपको पता ही है अप्रोच का फर्क पड़ता है। यार तुम्हारा अप्रोच ये था, मैं इसको थोड़ा लंबे प्रोसेस से कर रहा था, सीखने को बहुत मिलता है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, एक दूसरे से जब हम सीखते हैं चीज़ों को तो फिर उसका मज़ा ही अलग होता है। तो ये 2 चीज़ें अलॉन्ग विद योर स्कॉलरशिप, कि आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, अप टू 100% आप फी रिलैक्स करा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यू गेट एन एक्सेस टू स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, स्पेशल रैंकर्स बैच। और ये IIT JEE नीट ड्रॉपर 11 12, हालांकि 9 से 12 तक जिस भी बैच में है आप सबके लिए है, बट हम लोग बात कर रहे हैं अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, अगर आप 11th में हो 12th में, सब लोग ये दे सकते हैं। इसका कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो
मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है नीट की नीव चैनल पे, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, सब कुछ मिलेगा, आप सर्च करना तो आपको ये मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा। कोड यूज़ करना, आप यूपी नीट यूज़ करो तो आपको इस पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक बात है। तो कोड छुटकू सा है, आप इसको यूज़ करो और एनरोल कर लो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट पे आपको अपनी पूरी फीस माफ कराने का मौका मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।